हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और पिछले वीडियोस में हमने प्रीलिम्स के सिलेबस का लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड डाइसेक्शन किया था। उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और अभी तक हम लोग तीन सब्जेक्ट्स को कर चुके हैं, जिसमें हमारा है करंट अफेयर्स। उसके बाद हमने किया इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न सब हमने देखा। और उसमें आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड किया। उसके बाद हमने ज्योग्राफी किया। और आज है यूपीएससी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो आपको इंटरव्यू तक हेल्प करता है, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। ओके, तो आज इसके सब्जेक्ट का डाइसेक्शन करेंगे। इसको हम लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं यूपीएससी ने हमको सिलेबस में दिया क्या है। तो इन्होंने सिंपली लिख दिया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट का नाम, जिसमें दो चीजें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद उन्होंने मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हमको दिए हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, और सबसे खतरनाक वर्ड, एटसेट्रा। ओके, तो यहीं पे हमारा खतरा शुरू होता है। चलो इसको अब लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या है। तो ये है आपका टॉपिक, जो आपको सिलेबस में दिया है, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। तो आई होप दिस इज विजिबल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके इसमें दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या क्या मीनिंग है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब हम देखते हैं। So before we move forward, here is a little something about me. मेरा नाम है राव अनूप सिंह, और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं, और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ, और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ पीएम बख्शी का बेयर एक्ट उठा के और आर्टिकल्स का रट्टा मारना शुरू कर दो। ओके, इसका मतलब है कि तुम उसको समझो एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बुक के पैर लग गए और तुम चल पड़े, नहीं। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब देश आजाद हुआ था तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था। ठीक है? तो उस टाइम पे पर्सनल लिबर्टी का मतलब जो था, उसमें ये चीजें नहीं आती थी। बट आज इंटरनेट वगैरह होता है, तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंटरनेट पे आपकी पर्सनल लिबर्टी भी आती है। सो दैट मीन्स कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अडेप्ट करना पड़ेगा कि वो सोसाइटी की बदलती हुई डिमांड्स को इनकलकेट करके हमें एक बेटर फ्रेमवर्क दे सके गवर्नेंस और राइट्स का। उसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन। अब हर सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी तो होती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन स्टोरी क्या है। फिर हम देखेंगे उसके फीचर्स के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कि उसमें हमें क्या-क्या प्रोवाइड किया गया है। ओके, देन उसका स्ट्रक्चर के कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सब आर्टिकल्स हैं, ये सब चीजें। और फिर उसके बाद कि वो एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट करता है, कि किताब में तो लिख दिया ऐसे होगा वैसे होगा, बट क्या वो एक्चुअल में जमीन पे होता भी है। तो ये सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में पढ़ना है। उसके नीचे अभी मैं इसको और ज्यादा टॉपिक्स में, माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक करूंगा, और उसको रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है, वो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी। तो उसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है 1947, यानी देश आजाद होने से पहले की डेवलपमेंट, और बाकी होती हैं देश आजाद होने के बाद की डेवलपमेंट। तो देश आजाद होने से पहले जब, हाँ, सबको पता है ना कि 1857 में क्या हुआ था। ओके, 1857 में हमारी इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर हुई थी। उससे पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। तो उनके टाइम में जो एक्ट्स आए,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट्स आए, तो वो हमें पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन स्टोरी में। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया को अब हम लोग रूल करेंगे, कंपनी तुम हटो यहाँ से। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को गवर्न करने के लिए जो एक्ट्स बनाए, जिनमें आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1909, 1919, 1935, इसके अलावा 1661 का और एक आपका वो भी है काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट भी है, वो भी आपको पढ़ना है। इस तरह के छोटे-छोटे एक्ट्स जो हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन स्टोरी में पढ़ने हैं। इसमें आपके पास टर्म्स आएँगे जैसे डायआर्की, बाइकैमरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर हमारा आता है, हमारा देश आज़ाद होता है और फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो कि आयरॉनिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। ओके, अब यहाँ पे यूपीएससी का एंगल क्या है कि प्रीलिम्स में आपको फीचर पूछा जाता है कि कौन सा फीचर किस एक्ट में आया। आपसे पूछ लेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट किस एक्ट से आई, डायआर्की किस एक्ट से आया, आपसे पूछ लेंगे कोई भी फीचर देके कि मिशनरीज को किस एक्ट में इंडिया में ऑपरेट करने की इंडिपेंडेंस दी। तो इस तरह के फीचर्स आपको इन सब एक्ट्स के याद करने हैं। आई नो सुनने में डरावना लग रहा है, बट जब आप पढ़ोगे ना इसको कंडेंस करके और इसके फीचर्स को देखोगे, तो ये हो जाएगा यार टेस्ट सीरीज वगैरह जब आप लगाओगे। अब पार्ट बी है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जो हम देख रहे थे वो था अंग्रेजी राज, बट अब देश आजाद हो गया है या होने वाला है और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो वो कैसे, वो क्या प्रोसेस था? तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कि कौन से प्रोविजन के अंडर वो बनी। तो एक कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन से 1946 में, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी। इसमें कितने मेंबर्स थे, यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी कि कितने मेंबर्स थे, फिर कितने हो गए थे पाकिस्तान के साथ बंटवारा होने के बाद। इसमें कितनी कमिटीज़ थी, उन कमिटीज़ के इम्पोर्टेंट चेयरमैन कौन थे, किसी में पंडित नेहरू थे, किसी में बी आर अम्बेडकर थे। वो उसकी टाइमलाइन क्या थी कि कितने टाइम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, एनफोर्स कब किया गया था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आप आईएएस बनने जा रहे हो, आपका सारा काम ही कॉन्स्टिट्यूशन से है। ओके, फिर पार्ट सी में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पढ़ना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या-क्या हैं। तो जैसे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि इतना रिजिड भी नहीं है कि इसको अमेंड ही ना किया जा सके और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि जिसका मन आया वो उठा के कोई भी इसमें चेंज कर दिया। फिर ये हमें किस तरह की गवर्नेंस देता है कि ये हमें फेडरल सिस्टम देता है जहाँ पे हमारा देश जो है उसमें एक सेंटर है और स्टेट्स हैं, बट सेंटर जो है वो स्ट्रांग है। फिर ये हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है जो कि यूके के मॉडल पे बेस्ड है, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी देता है लड़ाई झगड़े का सॉर्ट आउट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। फिर हमें कुछ बेसिक राइट्स देता है जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं। कुछ स्टेट को भी गाइडलाइंस देता है कि तुम्हें जो आने वाले लॉज बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्रियम्बल में आपको सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये सब चीजें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में अंदर है क्या, वो कैसे बटा हुआ है, किस तरह से क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबसे पहले बड़े-बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपका हमारे देश का स्ट्रक्चर है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। पार्ट 2 में उस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन रह सकते हैं, यानी कि सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में वो जो सिटीजन्स हैं उनके पास कौन से राइट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 में स्टेट को क्या-क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। पार्ट 4 ए में इन सिटीजन्स की क्या-क्या ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरह अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग चीज है जो कि हमें पढ़नी है। फिर हमारे आते हैं शेड्यूल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में कुछ लिस्ट्स दी गई है, जो कि अंदर के आर्टिकल से कनेक्टेड हैं। तो उन शेड्यूल्स में जैसे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं कि कौन-कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 10th शेड्यूल में आपको एंटी डिफेक्शन दिया गया है, यानी कि कोई अगर इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है, इस टाइप की चीज़ें। तो वो जो लिस्ट्स हैं लास्ट में उनको शेड्यूल्स कहते हैं। और फिर उसके
अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सामान है, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, ओके? तो हर आर्टिकल का अलग प्रोविज़न है। आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज़ भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस तरह से। तो हर आर्टिकल जैसे आर्टिकल 370 था हमारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जिसको अब हटा दिया गया है, ओके? इसके बाद हमारा पार्ट ई है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको पढ़ना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल यानी कि आपकी बुक के शुरू में जैसे प्रीफेस दिया होता है, इंट्रोडक्शन दी होती है, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल दिया हुआ है। तो उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी एंड ये सब। क्या-क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबको जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना और भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी प्रमोट करना। फिर हमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से जो चीज़ मिली है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट क्या चेंज कर सकती है। तो प्रीलिम्स में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में कौन-कौन से टर्म्स इंक्लूड किए गए थे या ऐड किए गए थे और आपको ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से आपको चूज़ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एफ पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है या पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। फिर आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये सारे पढ़ने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आप छोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये पार्ट आपको लक्ष्मीकांत में जैसे दिया हुआ है, आपको रटना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम जब पढ़ेंगे या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इससे हमें याद करने में आसानी हो जाती है। फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कब ऐड की गई, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कौन सी कमिटी थी, इस टाइप की चीजें। और कौन-कौन सी ड्यूटीज हैं, उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, क्या ड्यूटी इंक्लूड की गई है, क्या ड्यूटी नहीं इंक्लूड की गई, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। फिर आई जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि भाई ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 पढ़ेंगे इसके लिए, जिसमें हमको प्रोसीजर बताए गए हैं कि भाई कुछ प्रोविजंस को हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं और कुछ में हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ स्टेट्स की भी सहमति चाहिए होती है। तो इन टर्म्स का मतलब क्या है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। आर्टिकल 368 ओके। एग्जांपल जैसे 101 अमेंडमेंट हुई थी जिसमें आपका जीएसटी लाया गया था। और यहीं पे अमेंडमेंट के अंदर ही आपका आता है जो 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट के टाइम पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था कि गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट पे एक लिमिट लगा दी गई थी कि इससे ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हो और ये लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर जे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपको शेड्यूल्स सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल किस लिए है, सेकंड किस लिए है, 10th किस लिए है, 12th किस लिए है, टोटल कितने हैं, ओके, और किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए रट्टा लगाना है। ठीक है, समझना मेंस के लिए बट प्रीलिम्स के लिए तो रट्टा लगाना ही लगाना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस क्योंकि देश में इमरजेंसी लग चुकी है, टॉपिक रहता है और वैसे भी आपकी पॉलिटी का पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पार्ट है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जब इमरजेंसी लगती है तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के पास बहुत ज्यादा पावर्स इकट्ठी हो जाती है। सो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की, कब कब लगी है, कब नहीं लगी है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, उस टाइम पे पार्लियामेंट की पावर कैसे बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, स्टेट्स की पावर का क्या होता है, ठीक है? जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो किस-किस की सैलरी कट सकती है, कहाँ पे खर्चा कम हो सकता है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट चीज़ आपको पढ़नी है, एल फॉर लास्ट, वो है आपके इम्पोर्टेंट केस लॉज़ जिसकी मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा 40 इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो उसमें आपकी केशवानंद भारती जजमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था। मनेका गांधी जजमेंट में आपकी पर्सनल लिबर्टी का स्कोप एक्सपेंड किया गया था कि अगर कोई विदेश ट्रैवल करना चाहता है, ओके, सो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी में आता है। एसआर बम्बई केस में आर्टिकल 356 यानी इमरजेंसी पे कुछ लिमिट्स लगाई थी। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पॉलिटी में।
अब सेकंड चीज जो आपके सिलेबस में यूपीएससी ने बोली है, ओके, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या-क्या है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? तो इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस थ्रू व्हिच पॉलिटिकल पावर इज एक्वायर्ड, एक्सरसाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड इन इंडिया। यानी कि वो फ्रेमवर्क यानी ढांचा और वो प्रोसेसेस जिनके थ्रू हमारे देश में पॉलिटिकल पावर ली जाती है, उसको यूज किया जाता है और इलेक्शन के बाद उसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये प्रीलिम्स के लिए क्यों मैटर करता है? अब तुम पूछो भाई ये तो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स है, हमें तो अफसर बनना है, पॉलिटिक्स का हमें क्या मतलब? तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। यूपीएससी आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगा कि आप जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब चीजें आपको इनके बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है? तो इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, लॉज कैसे पास किए जाते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कल को आपको ही वो संभालना है। उसके बाद इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या कोई बैलेंस ऑफ पावर है, क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, क्या एक इंस्टीट्यूशन दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, रॉब चला सकता है, ये सब चीजें हमें इसमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। और इसके साथ फिर करंट अफेयर से हमको लिंक करना है कि रिसेंटली क्या-क्या चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं या प्रैक्टिस में क्या चेंजेस आ गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ और लिखा था बट इन प्रैक्टिस कुछ और होता है। तो अब क्या-क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो यहाँ पे मेंशन होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, उनके रोल्स, पावर्स, उनका टेन्योर यानी कितने लंबे समय तक वो काम करते हैं और उनकी इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला है आपका पार्लियामेंट, जिसके अंदर जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारी संसद। जिसमें आपको पढ़ना है पार्लियामेंट के हाउसेस यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं और आपको कहे 2 या 3, देन योर आंसर शुड बी 3 बिकॉज़ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद हमें पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं और इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ बनाने वाली पावर्स, फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान से रिलेटेड पावर्स और इम्पीचमेंट मतलब किसी जज को, प्रेसिडेंट को, किसी को पावर से हटाने वाली पावर्स। ओके? तो ये हैं पावर्स एंड फंक्शंस। फिर सेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल सेशंस कौन से होते हैं और स्पेशल सेशन कौन से होते हैं। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन क्या है, ये सब चीजें, बजट बजट सेशन क्या होता है, कब होता है, फिर मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये सारी चीजें हमको पता है, होनी चाहिए और हम पढ़ेंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जैसे डिजिटल पार्लियामेंट इनिशिएटिव और इस तरह की चीजें। ओके, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे आते हैं प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट का ड्यूअल फंक्शन होता है, लॉ मेकिंग फंक्शन भी होता है और उन लॉ को एनफोर्स करने का भी फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हम पढ़ेंगे रियल वर्सेस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल मतलब असली पावर किसके पास है और नॉमिनल मतलब नामचारे की किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसको लिखा हुआ है। और इससे रिलेटेड कोई जजमेंट्स हैं, रिसेंट केस लॉज है, रिसेंट मतलब इंडिपेंडेंस से बाद के सभी, वो हम पढ़ेंगे। सेम चीजें हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहां की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर का रोल क्या होता है। फिर उसके बाद हम स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि जैसे ऊपर यूनियन एग्जीक्यूटिव था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा, ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर एटसेट्रा, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड बिकॉज हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में सभी इलेक्शन होके जाते हैं, वहां से इलेक्शन में चुन के जाते हैं, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पढ़ेंगे। और इलेक्शन करवाते टाइम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 और उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारी एक और बॉडी है फाइनेंस कमीशन, जो गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को एडवाइस देती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल चेंजेस। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हम न्यूज में देखते हैं, जो हमारे सभी खाते वगैरह का ऑडिट करते हैं। यूपीएससी, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ओके, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इसमें
इंक्लूडेड है। तो प्रीलिम्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे? आपसे आर्टिकल नंबर पूछ सकते हैं, आपसे बॉडीज़ का टेन्योर पूछ सकते हैं कि यूपीएससी का चेयरमैन कितने साल रहता है या कैग का टेन्योर कितना है? इस तरह की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के कौन अपॉइंटमेंट करवाता है, कौन ओथ दिलवाता है, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं और रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में ही नेक्स्ट चीज़ आती है, ऊपर तो जो हमने देखी ये सब थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उसमें आपकी स्टैट्यूटरी यानी किसी कानून से बनी हुई बॉडीज़ हो सकती हैं और कोई ऐसी भी हो सकती हैं जो जिनके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग ना हो। तो उनमें आपकी नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड इसके अलावा भी हो सकती हैं और तो वो आपको ध्यान रखना है, अपना नोट्स में लिखना है। तो यूपीएससी इसमें फॉर्मेशन ईयर के बारे में पूछ सकता है, ऑल्दो आई डोंट थिंक इतना फैक्चुअल होगा, ये स्टेट पीसीएस के लिए है। इनका लीगल बेसिस की स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या है ये पूछेंगे, कितने मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं और उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आरपीए अलग से मेंशन्ड है आपके मेंस के सिलेबस में, तो उसका प्रीलिम्स के सिलेबस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, कब कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कब कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है या रीजनल पार्टी बनती है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि जिसमें एक बंदा दूसरी पार्टी में ना दल-बदल कर सके और उससे रिलेटेड 10th शेड्यूल है। देन आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 इनके प्रोविजंस आपको एग्जाम में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि 50 का है या 51 का है, तो वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट और आंसर गलत हो सकते हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज डिसाइड करना कि पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होके जाते हैं तो वो बाउंड्री कितने एरिया में से कौन जाएगा, दैट्स डिलिमिटेशन प्रोसेस और ये अभी होने वाला है नेक्स्ट 1-2 साल में हमारे देश में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि रिसेंटली हो रही थी, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको खत्म कर दिया है बट स्टिल हो सकता है पूछ लें। ओके, या हो सकता है इसी को रीहैश करके ले आए गवर्नमेंट कुछ दूसरा करके। फिर है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें हमें डिवीजन ऑफ पावर देखना है कि कौन-सी पावर सेंटर के पास है, कौन-सी स्टेट के पास है और कौन-सी दोनों के पास है। तो वो लिस्ट होती हैं 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा हमें इंटर स्टेट रिलेशन देखने हैं कि आपस में स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशन, मतलब ये नहीं देखना है कि किसकी लड़ाई हो रही है भाई ये 2 स्टेट, नहीं। उन रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं, वो हमें पढ़ना है। एक इंटरस्टेट काउंसिल है, उसके बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन, उसका टेन्योर एटसेट्रा, चेयरमैन कौन होता है। देन कोऑपरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के इनमें फ़र्क क्या होता है और फिर कुछ स्टेट्स को लेके स्पेशल प्रोविजंस हैं बिकॉज़ कहीं पे पहाड़ हैं, तो इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा उनको हेल्प जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो स्पेशल प्रोविजंस हमको पढ़ने हैं। फिर हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ने हैं कि इनको लेजिस्लेटिव पावर कैसे डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैसे डिवाइडेड है, पैसा कैसे बंटता है और इसमें फाइनेंशियल कमीशन और जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है। उसके बाद हमें इमरजेंसी प्रोविजंस अगेन यहाँ पे भी पढ़ने हैं कि किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस पे या फेडरलिज्म पे इसका फ़र्क पड़ता है। ओके, तो उसमें वही पार्ट है जो मैंने पहले बताया था। फिर यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल होता है, वो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में या पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, पावर्स किस तरह डिवाइडेड हैं, ये सब हमको पता होगा। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म ये दोनों हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देते हैं जिसको न्यूज़पेपर में लिखा जाता है कि भाई ये जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल रिव्यू है। सिमिलरली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है जिसमें कोई भी इंसान लार्जर पब्लिक गुड के लिए जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है, तो वो भी हमें पढ़ना है। कब स्टार्ट हुई, किसने दी, उसके बाद क्या स्टेटस है। फिर कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट चलती रहती है, तो उसमें एक लॉ आया था एनजेएसी लॉ, तो वो हमको उसमें कितनी जजमेंट्स हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ये सब हमको पढ़ना है।
और इसमें आपको करंट अफेयर से लिंक करना है लास्ट 1-2 साल के, जिसमें आपको जजमेंट्स को ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ध्यान रखना है या इलेक्शन प्रोसेस में कोई रिफॉर्म हुए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आपके सिलेबस में थर्ड पार्ट जो आपका पॉलिटी में दिया हुआ है, दैट इज़ पंचायती राज। ओके, अब हम देखते हैं भई पंचायती राज में हमको क्या-क्या पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।